हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एलपीजी। ठीक है ना। चैप्टर 3 है आपका ये। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी 1991 में जो एलपीजी आया था, या इसी को हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं। तो रीजंस क्या थे, ठीक है ना। हम ले तो आए थे, लेकिन क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे जिसके वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ा। तो फर्स्ट पॉइंट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी 1950 से लेकर 1990 तक गवर्नमेंट ने ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर्स पे ध्यान दिया। लाइसेंस राज सिस्टम चला। लाइसेंस जल्दी किसी को मिलता नहीं था, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, मिला है, लेकिन बड़ा लंबा प्रोसीजर होता था, ठीक है। तो इन 40 सालों में देखा जाए तो परफॉर्मेंस जो रहा है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है। किसका? पब्लिक सेक्टर का, ठीक है। डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी क्या होता है? ये अपने आप में एक चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि अगर आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, यानी बाहर से चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, तो आपको क्या होगा? घाटा होगा, ठीक है ना। एक्सपोर्ट्स आप कम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जा रहा है, यानी बाहर से चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, आप भेज कम रहे हो, तो आपको क्या शो होगा? डेफिसिट, यानी घाटा, ठीक है। वही इसका अपोजिट अगर देखें, एक्सपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, हम लोग एक्सपोर्ट बाहर चीज़ों को भेजेंगे, हमें पैसा आएगा। बाहर से चीज़ें आएंगी तो हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ का जो पैसा है वो बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा अगर हम करें और इंपोर्ट कम करें, जो कि शुरू से कहा जा रहा है, तो क्या होगा? हमें सरप्लस होगा, ठीक है। तो फॉरेन पेमेंट्स फ्रॉम इंपोर्ट, यानी हम जो इंपोर्ट कर रहे थे उसका पेमेंट करना पड़ रहा था, और फॉरेन रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, यानी जो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़े हुए थे, जिसके वजह से हमें डेफिसिट हो रहा था, घाटा हो रहा था। नेक्स्ट क्या है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, ठीक है ना। यानी कंट्री में इन्फ्लेशन लेवल काफ़ी हाई था, जनरल प्राइस लेवल जो हमारा था वो काफ़ी हाई चल रहा था। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि जाहिर सी बात है, इंपोर्ट जब ज़्यादा होगा तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देने पड़ेंगे। उसके वजह से जो आरबीआई के पास फॉरेक्स रहता है वो क्या हो जाएगा? काफ़ी लो लेवल पे आ जाएगा। इवन मैं बोलूँ इतना लो लेवल पे आ गया था कि 5 से 7 दिन देश चलाने के लिए जितना फॉरेक्स होना चाहिए उतना ही फॉरेक्स हमारे पास बच गया था, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स शॉर्ट, अभी आप नए हैं तो फॉरेन और ई एक्स फॉर एक्सचेंज, इसको शॉर्ट में फॉरेक्स बोल देते हैं, ठीक है। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा था और रेवेन्यू कम, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहानी थी, ठीक है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स, यानी टैक्स से उनको पैसा कम आ रहा था, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है, अनसस्टेनेबल है। फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज, हमें बाहर से फॉरेन एक्सचेंज मांगना पड़ रहा था टू फिलफिल कंजप्शन नीड्स, जो हमारे कंजप्शन नीड्स हैं, या जो कंट्री लेवल पे जो कंजप्शन नीड्स होते हैं डेली के, उसके लिए हमें बाहर से फॉरेक्स मांगना पड़ रहा था, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991, इसमें क्या हुआ? इंडिया गवर्नमेंट अप्रूव आईबीआरडी, जिसको अभी वर्ल्ड बैंक आप करते हो, ठीक है ना। पहले इसका नाम होता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आज के डेट में यही वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। तो इससे हमने $7 बिलियन लिया। अब नेक्स्ट आता है एलपीजी, हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा लिबरलाइजेशन क्या है। तो रिमूवल, और रिमूवल बोल सकते हो या लूजनिंग बोल सकते हो, किसका? एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर पे का जो रोक लगा रखे हैं हम लोग, उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर उसी को हम, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उसको अगर हम रिमूव कर देते हैं या थोड़ा सा लूज कर देते हैं, तो उसी को हम लिबरलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय गवर्नमेंट, तो सबसे पहले लिया गया लिबरलाइजेशन। अब रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ है, यानी हमने कहाँ पे जो चीज़ें थी वहाँ पे रिमूव किया है और कहाँ पे थोड़ा सा लूज किया है, वो हमें जानना है। फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें क्या क्या चेंजेस है? रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि अब जो सिर्फ शॉर्टलिस्ट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे लीकर हो गया, डिफेंस हो गया, उसके लिए आपको लाइसेंसिंग लेनी है। हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड है डिक्रीज रोल इन द पब्लिक सेक्टर, यानी सिर्फ 3 इंडस्ट्री को छोड़ के अब कोई भी टाइप की जो इंडस्ट्री है, जैसे हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा बस प्रीवियस आपको याद दिला रहा हूँ,
एक पढ़ा था हमने आईपीआर 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, एक पढ़ा है आईपीआर 1956। ठीक है, तो इसमें 4 कैटेगरी में इंडस्ट्रीज को बांटा गया था, याद आ रहा होगा आपको, और इसमें 3 कैटेगरीज में बांटा गया था जिसका नाम था ABC। ठीक है ना, तो इसमें भी ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर का ही मोनोपोली था, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज को छोड़ के अब जिस भी टाइप की इंडस्ट्री है उसको लोग ओपन कर सकते हैं, जो प्राइवेट वाले हैं। डी रिजर्वेशन अंडर SSI, याद करो कि SSI को रिजर्वेशन मिला था। ठीक है ना, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या मिला था? रिजर्वेशन। क्यों रिजर्वेशन मिला था? क्योंकि वो बड़ी कंपनी से लड़ नहीं पाएगी। मैंने आपको बताया था वो ये क्या एग्जांपल दिया था आपको, ये ऑटो इंडस्ट्री का दिया था कि कोई कार कंपनी है और कोई छोटा सा आदमी है, उसने टायर की कंपनी खोली है, तो ये क्या करेंगे, टायर की भी नई बिजनेस खोल लेंगे। अब ये जो छोटा वाला है वो चल ही नहीं पाएगा। तो ये मैंने बताया था, रिजर्व यानी बहुत सारे प्रोडक्ट को रिजर्व किया गया था कि वो सिर्फ छोटे वाले इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं वही करेंगे। ठीक है, लेकिन वो डी रिजर्व कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज टू 1 करोड़ फॉर स्मॉल अंडरटेकिंग। ठीक है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट सीलिंग की गई प्लांट एंड मशीनरी पे, 1 करोड़ से ऊपर की वो ली जा सकती है। ठीक है, फिर एक होता था MRTP एक्ट। ठीक है ना, जैसे आपने देखा था कि नया एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, तब आपको लाइसेंस लेना होता था। प्रोडक्ट अगर नया कुछ करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो क्या हुआ कि अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन, इस्टेब्लिश न्यू अंडरटेकिंग, मर्जर कर सकते हो, एमलगमेशन कर सकते हो, ये सब एलिमिनेटेड हो गया, मतलब इसके लिए लाइसेंस लेने की कोई जरूरत अब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंस सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए? चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रोल चेंज हुआ। पहले वो रेगुलेटर होता था, हर चीज को रेगुलेट करता था, अब उसका काम रहेगा फैसिलिटेटर का। ठीक है ना, बताएगा लोगों को, ठीक है ना, फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, ये नहीं कि हर चीज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करने का काम। जैसे आपने देखा ना वो सिलेंडर में, देखो फिर मैं बता रहा हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसका मजाक ना उड़ाए। ये मान लो सिलेंडर है तो इसमें रेगुलेटर लगा रहता है, तो रेगुलेटर दोनों काम करता है। ठीक है ना, गैस निकलने देगा या रोक के रखेगा। ठीक है ना, ये रेगुलेटर का काम होता है, लेकिन ये चेंज किया गया, इसको फैसिलिटेटर बनाया गया। ठीक है ना, ऑरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, यहीं से फिर प्राइवेट बैंक स्टार्ट हुए। उस टाइम हमारे पास सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक थे, गवर्नमेंट बैंक्स। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओपन हुए, जैसे ICI हो गया, HSBC हो गया। इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया। ठीक है ना, यानी मोर देन 51% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो 51% इन्वेस्ट करने का मतलब है कि यानी सीधी सी बात है, कोई फॉरेन बैंक भी आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई भी चीज़ 100% होती है, बराबर बराबर बांट दो तो 50%, 50%। अगर एक के पास 51% है तो दूसरे के पास 49% है, और 51% जिसके पास भी रहता है वही मालिक कहलाता है, वही ऑनर कहलाता है। ठीक है ना, अगर बाहर का 51% आ रहा है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है इससे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, तो 51% उसका है, तो वो अमेरिकन कंपनी हो गई, अमेरिकन बैंक हो गया। ठीक है, वो भी आके इंडिया में ओपन कर सकता है। ईज इन द एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है ना, बैंक्स को फ्रीडम दिया गया कि आप न्यू ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हर चीज आरबीआई ही नहीं बताएगा, हर चीज आरबीआई रेगुलेट नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने बैंक्स में जो लोग को रखा है उनके पास भी अपना ब्रेन पावर है, वो भी लोकल एरियाज को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है ना, तो वो न्यू ब्रांचेस वगैरह ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आया फिर टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स क्या था? रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्स को रिड्यूस कीजिए, चाहे वो इनकम टैक्स हो या कॉरपोरेट टैक्स हो। ठीक है ना, देखो अभी तो तुम्हें उस लेवल पे नहीं पढ़ना है, लेकिन मान लो एक तरीका ये है, फाइनेंस कमीशन भी ये बोलता है कि ज्यादा टैक्स लेना कुछ लोगों से, जैसे हमारे देश में 1.5 से 2 करोड़ या मान लो हार्डली 5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। ठीक है, और जनसंख्या आप जान ही रहे हो कितनी है, 145 करोड़ है। तो आप एक काम करो, 5 करोड़ पे ही सिर्फ बर्डन है, आप काम करो टैक्स बहुत रिड्यूस कर दो। ठीक है ना, हर आदमी टैक्स दे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, सब टैक्स दे। इससे क्या है, किसी एक आदमी पे बर्डन भी नहीं होगा और सब लोग खुशी से टैक्स देंगे। एक ही आदमी पे प्रेशराइज करके अगर ज्यादा टैक्स लोगे तो फिर टैक्स एवेजन, टैक्स की चोरी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, लेकिन ये सब वोट बैंक की वजह से
किया नहीं जाता है। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है ना। देखो, कंसिडरेबल रिफॉर्म हैव बीन मेड, इस्टेब्लिश कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसी को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है ना। पता हो कि तुम्हें इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब, देखो ये जान लो थोड़ा सा। एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। कोई पूछेगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो सर जो डायरेक्टली लगता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और जो इनडायरेक्टली लगता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे समझो कि ऐसा टैक्स जिस पे लगेगा, उस टैक्स एक तरीके का बर्डन होता है, पहले ये याद रखना, टैक्स बर्डन है। तो ये बर्डन जिस पे लग रहा है उसी को पे करना है, वो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स लगता है, अगर इनकम टैक्स कोई राहुल नाम का लड़का है उस पे लगा है, तो ये थोड़ी बोलेगा कि कोई भी दे देगा, नहीं, वो राहुल को ही देना है। तो ये राहुल पे जो ये बर्डन है, ये राहुल को ही पे करना है। तो इनकम टैक्स क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स, आपने बिजनेस किया, आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किसी को हुआ है ना, जिस पर्सन को, मान लो राहुल को ही प्रॉफिट हुआ है, तो राहुल उस प्रॉफिट का टैक्स भरेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं हूं, और मेरे साथ मान लो आप में से कोई भी स्टूडेंट है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, कोई भी स्टूडेंट, राम श्याम गोपाल श्रेया, कुछ भी, ठीक है। तो एक कोई स्टूडेंट है, अब मान लो हम दोनों कहीं खाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे देखते होगे 18% जीएसटी, ठीक है। तो मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो पैसा पे नहीं करेगा, पैसा मैंने पे किया, तो भाई खाया तो तुमने भी है ना, टैक्स तो तुम्हारा लगा, लेकिन पे कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, मान लो मूवी देखने गए, ठीक है, ये श्याम है, ये मैं हूँ, हम दोनों मूवी देखने गए। अब जो टिकट है, टिकट का पैसा जो है वो मैंने पे किया, तो एंटरटेनमेंट जो टैक्स था वो मैंने दिया, तुमने तो दिया नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है ना, वो कोई भी दे सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स पहले क्या थे ना, बहुत ज्यादा है, जैसे वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, बहुत सारे टैक्सेस होते थे, ठीक है ना। तो वो बहुत ह्यूज इन नंबर्स थे, इसीलिए क्या किया गया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस किया गया, ठीक है ना। देखो यहीं पे बात हो रही थी कि कॉमन नेशनल मार्केट लाया जाए। कॉमन नेशनल मार्केट का मतलब ये सब को ऐड ऑन कर दो और एक बना दो, जिसको आज हम जीएसटी कह रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या की गई, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस करो, ठीक है ना। अब क्या होता है, सबको सीए के पास जाना पड़ता है अपना इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए। तो प्रोसीजर इतना सिंप्लीफाई बनाओ कि टैक्स पेयर को अपना टैक्स देने में या फिल करने में फॉर्म ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। इसमें क्या चेंजेस है, तो डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी, ठीक है ना। यानी हमने क्या किया, अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी थी उसका वैल्यू को डिक्रीज किया, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये समझ में तुम्हारे नहीं आएगा, इसको समझाना ही पड़ेगा। पहले ये समझो, दो चीजें होती हैं, एक तो डीवैल्यूएशन है, एक हो गया रीवैल्यूएशन, ठीक है। इधर नीचे लिख रहा हूं, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन कब हो रहा है, जहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है। क्या चलता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, इसमें जो तुम्हारे पैसे की जो वैल्यू है ना, उसको रेगुलेट कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। देख लो यहाँ डिफरेंस समझ लेना, ये तुम फॉरेन एक्सचेंज जो एक चैप्टर है और मैक्रो में, वो डिटेल में वहां पढ़ेंगे ही, यहाँ पे भी मैं लगभग समझा दे रहा हूँ आपको। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिवैल्यूएशन होगा या रिवैल्यूएशन होगा, करती कौन है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब डिवैल्यूएशन हो रहा है तो क्या होगा, तुम्हारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, और यहां क्या होगा, तुम्हारे करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो सर ये डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन क्या है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। दोनों क्या हो गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट हो गया। ये कौन करता है सर, तो ये गवर्नमेंट नहीं है, मार्केट फोर्सेस करती हैं, जिसको आप डिमांड एंड सप्लाई कहते हो, ठीक है ना। मार्केट फोर्सेस और
डिमांड एंड सप्लाई। इस डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा है, तुम्हारे करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और इसमें भी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही है। तो ये अंतर समझ में आ गया। दूसरी चीज, जैसे अब यहाँ पे लिखा है मैंने, लेट टू इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब क्या हुआ, पहले $1 इक्वल टू, पहले तुम ये जवाब दोगे मेरे को कमेंट में, $1 पहले 80 का था, ठीक है, 80 रुपीज का था, अब $1 70 का हो गया या 90 का हो गया। तो अब ये बताओ कि तुम्हारे रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है कि घट रही है। पहले क्या था, $1 80 का था, अब $1 90 का है। तो तुम्हारे रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ी या घटी, ये कमेंट में बताना है। देखता हूं कितने लोग का सही होता है। तो ये मत सोचना कि सर पहले 80 के था अब 90 हो गया तो ये तो बढ़ रहा है सर, अच्छी बात है। ये बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है। इसको ऐसे सोचो कि पहले कोई फॉरेनर आता था तो वो $1 देता था ना, तो हमारे कंट्री से 80 रुपए का सामान लेके जाता था। अब वो सेम ही $1 दे रहा है, लेकिन अब 90 रुपए का सामान दे रहा है, लेके जा रहा है। तो हमें 10 रुपए का लॉस है, यानी 10 रुपए से हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई। तो अब समझ में आ रहा है गवर्नमेंट ने ये क्यों किया। गवर्नमेंट ने जैसे ही वैल्यू गिराई, यहाँ मैंने इसलिए एग्जांपल वही लिया है कि पहले $1 80 का था, अब $1 90 का हो गया। तो जैसे ही वैल्यू, तो अब जो अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज के लिए हमारा रुपया क्या हो गया, थोड़ा सस्ता हो गया, यानी वो पहले जितना सामान लेके जाते थे अब ज्यादा सामान लेके जाएंगे। ठीक है ना, इससे हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ सकता है। इसीलिए ये काम गवर्नमेंट करती है, करती थी, क्योंकि अब ये सिस्टम रहा नहीं। फिर क्या आ गया, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि हम पहले एक्सचेंज रेट सिस्टम ये फिक्स्ड वाला अपना रखे थे, गवर्नमेंट फैसला करती थी। अब हमने क्या कर लिया, वैल्यू ऑफ रूपी डिटरमाइन जो होगा हमारा, वो कैसे होगा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा, यानी डिमांड और सप्लाई के द्वारा हमारा जो रूपी का वैल्यू है वो तय होगा। याद रहेगा, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आता है ना, तो मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं पूरे टॉपिक को फिर से एक नया वीडियो बना के मैं समझा दूंगा। इस लेवल पे मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, बस तुम अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस है, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है ना, तो ये जो बहुत सारे जैसे कस्टम ड्यूटी बहुत हाई रेंजेस वगैरह के लगे रहते थे, उसको रिड्यूस किया गया। ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जैसे हम कोई चीज़ बाहर भेजते थे ना, एक्सपोर्ट करते थे, तो उस पर भी टैक्स लगता था, तो उस टैक्स को रिमूव किया गया। ठीक है ना, क्योंकि देखो कोई भी कम से कम देखो बाहर से जो चीज़ आती है उस पर तो हम टैक्स लगाते हैं, कम से कम भारत से जो चीज़ आ रही है उस पर टैक्स ना लगे ज़्यादा, नहीं तो हमारी चीज़ महंगी हो जाएगी, बाहर कोई खरीदेगा ही नहीं। ऐसे समझो कि मैं कोई प्रोडक्ट भेज रहा हूँ 25 रुपये का, ठीक है, कहाँ, इंग्लैंड ही मान लो भेज रहा हूँ। अब 25 रुपये पे यहीं इंडिया गवर्नमेंट 10 रुपये का टैक्स लगा देगी, तो वहाँ पे तो 35 रुपये का हो गया। अच्छा, वहाँ की गवर्नमेंट अब इस पे अलग टैक्स लगाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी, वो 10 का और लगा दी, तो यहाँ 45 रुपये का वो सामान हो गया। अगर सेम प्रोडक्ट वहाँ पे अगर 30 रुपये में मिल रहा होगा तो लोग वही कर लेंगे, मेरा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो कम से कम गवर्नमेंट को ये वाला टैक्स तो हटाना चाहिए। ठीक है ना, कि हमारा जो गुड है, इंडियन गुड जो है, उसका कंपटीशन वर्ल्ड में अच्छा हो। ठीक है ना, तो इंक्रीज कंपटीशन पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है ना, रिड्यूस किया गया, इंप्रूव पोजीशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन फॉरेन मार्केट। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज को भी काफी घटाया गया। सीधी सी बात है, देखो तुम अगर किसी गुड्स पे ज्यादा टैक्स लगाओगे तो हम भी कोई गुड्स भेजेंगे तो वो कंट्री हम पे ज्यादा टैक्स लगा देगी, इसलिए टैक्स को कम रखें तो फायदा है। रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। ठीक है ना, इंपोर्ट लाइसेंसिंग एबॉलिश्ड एक्सेप्ट हैजार्डस। तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग यानी बाहर से जो चीज आती है ना, अगर वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बस खराब है तो हम लाइसेंस वगैरह की डिमांड करेंगे। बाद बाकी जो नॉर्मल जैसे जूता वगैरह आ रहा है तो उसमें कोई लाइसेंस वगैरह की इतना चेकआउट करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जब प्राइवेट सेक्टर से हटके, सॉरी, पब्लिक सेक्टर से हटके प्राइवेट सेक्टर जाए तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑनरशिप यानी वही मालिकाना हक, मैनेजमेंट या कंट्रोल जब पब्लिक सेक्टर से हटके प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाए उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सेलिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
अगर वो पब्लिक के पास जा रहा है इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो बोलोगे सर अंग्रेजी तो बोल दिए, समझ कुछ आया नहीं, किताब में भी ये लिखा हुआ है, समझ हमको आता नहीं। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फिर वही 100% बराबर बांटना है तो 50-50%, एक को ज़्यादा कर दिया, एक को एक से घटा दिया, तो 51% जिसके पास है वो मालिक है। ठीक है, अब लेते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं रेलवेज का। ठीक है, इसको मान लो मैंने बांट दिया है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, बांट दिया। मान लो ये 80% जो है वो गवर्नमेंट के पास है और 20% है वो मान लो मेरे पास है, डीजे के पास। ठीक है, मैं बोल रहा हूं मैं 10% और खरीद रहा हूं। ठीक है, तो अब मेरे पास हो गया 30%। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, प्राइवेटाइजेशन बोलोगे कि डिसइन्वेस्टमेंट बोलोगे? तो याद रखना, अभी भी गवर्नमेंट के पास कितना बच गया, 70%। तो मालिक कौन कहलाएगा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंपनी है ये रेलवे, इसका कुछ पार्ट बेच रही है पब्लिक को। मैं क्या हो गया, पब्लिक, प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया या पब्लिक हो गया। तो कुछ पार्ट अपना अगर बेच रही है तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको अब वो हटा रही है, बेच रही है, इसको कहते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से देखना, सेम ही एग्जांपल है, बस क्राइटेरिया बदल रहा हूं। अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने जो बेचा है, अब गवर्नमेंट के पास बच गई है 40% और मेरे पास आ गई है 60%। ठीक है ना, तो अब बताओ इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो कहोगे सर इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्राइवेटाइजेशन। क्यों? क्योंकि मालिक अब आप हो गए, आपके पास 51% से ज्यादा है तो आप मालिक हो गए। तो आप क्या कहलाओगे अब इसके, रेलवेज के मालिक। बनना नहीं है मेरे को, बस बता रहा हूं कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है ना, तो समझ गए। जब आप कुछ पार्ट बेचते हो बस उसका, किसी गवर्नमेंट कंपनी का, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब आप 51% से अबव का चीज बेच देते हो तो वो प्राइवेटाइज हो जाता है। ठीक है, आई होप याद रहेगा। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन, इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। ये बात कही क्यों जाती है, क्योंकि देखो फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहता है और दूसरा रहता है मॉडर्नाइजेशन। अब देखो किसी को अच्छा लगे, अगर कोई प्राइवेट बैंक गया, देखो कितना साफ सुथरा और सब कुछ अच्छे से चीजें मैनेज होती हैं, रिस्पेक्ट से वो बात करते हैं। वही गवर्नमेंट बैंक में जाओ तुम, ठीक है ना, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बैंक जानबूझ के खराब है, उसमें बहुत तरीके के प्रोसेसेस हैं। अगर एक फैन भी खराब हो रहा है, कि एसी भी खराब हो रहा है, तो वो सबका बिल बनेगा, फिर ऊपर तक जाता है, ऊपर से ऑर्डर का अप्रूवल आता है और तब तक समय काफी बीत जाता है। ठीक है ना, लेकिन प्राइवेट का क्या है, मालिक वही है, तुरंत क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है ना, अच्छा कोई ऐसी मशीन है जिससे काम आसान होने वाला है, वो तुरंत उस मशीन को लाएंगे। तो प्राइवेट में ये होता है कि वो काफी मॉडर्नाइज रहते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट पे क्या है, वो देखते हो ना, वो काफी पुराना पुराना पंखा भी चल रहा है। तो ये चीज है। ठीक है, दूसरा क्या है, बिलीव्ड प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज विल हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। यानी प्राइवेट का जो कैपिटल है और जो मैनेजरियल कैपेबिलिटीज है, यानी क्विक क्विक डिसीजंस लेना, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है, हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है ना, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है, उसको, उसका जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी फिर क्या किया, कुछ अटेम्प्ट्स लिए चीजों को ठीक करने के लिए। गवर्नमेंट ने क्या अटेम्प्ट लिए, पहला तो उन्होंने ऑटोनॉमी दी। ठीक है ना, किस चीज का ऑटोनॉमी दिया, मैनेजरियल डिसीजंस और ऑपरेशनल डिसीजन, दोनों अलग अलग होता है। ऑपरेशनल का मतलब आप ये समझ लो टेक्निकल, जो उस काम से रिलेटेड है। जैसे मैं कैसे बताऊं, जैसे सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब गवर्नमेंट को वो सब समझाने के लिए भेजना होगा लेटर में, तो आपको पावर दी जा रही है कि उस सॉफ्टवेयर में कुछ एरर है, उसको ठीक कीजिए, जो पैसा लगेगा गवर्नमेंट दे देगी। सीधी सी बात, ये हो गया ऑपरेशनल डिसीजन। मैनेजरियल डिसीजन कि हाँ भाई ये काम जल्द से जल्द करना है, कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको जल्द से जल्द सेटल आउट करना है, ये मैनेजरियल डिसीजन है। तो गवर्नमेंट ने दिया कि हर चीज को आप कागज पत्र पे लिख के तुम ऊपर भेजोगे, फिर तब तक डिसीजन आएगा, तब तक काफी लेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों मिलिए और क्या कीजिए, थोड़ा गवर्नमेंट कंपनीज को प्रॉफिट में लेके आइए। सारे गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो लॉस में ही है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है, थोड़ा प्रॉफिट भी जनरेट करो। और फिर स्टेटस दिया गया, मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना। ठीक है ना, यानी जितने भी पीएसयू हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उन सबको ये स्टेटस दिया जाएगा।
जो जैसा अपना परफॉर्मेंस रखेगा। 2017 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 महारत्न थे, 16 नवरत्न और 72 मिनी रत्न थे हमारे देश में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं एक दे रहा हूँ शॉर्ट ब्रेक, जिसमें चाय पीने वाली पॉपुलेशन चाय पिएगी, कॉफ़ी पीने वाली पॉपुलेशन कॉफ़ी पिएगी, और ग्रीन टी अगर किसी को अच्छा लगता हो तो ग्रीन टी पिए। ब्रेन आपका एफिशिएंट रहेगा, ठीक है ना। अगर किसी को पता हो कि ग्रीन टी में एल्थियनिन होता है, ठीक है ना। छोड़ो बायोलॉजी क्यों पढ़ना, बस शॉर्ट ब्रेक दे रहा हूँ, फटाफट 2-4 मिनट में आप ये खा पी के आओ, फिर आगे कंटिन्यू हम करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग का टी ब्रेक खत्म हो गया होगा, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना है, नेशनल इकोनॉमी को विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, या आप इसको दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क विथ नेशनल इकोनॉमी विथ अदर इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी। देखो मैं समझाता हूँ, ये मान लो इंडिया है, ठीक है। ये अब कनेक्ट करेगा यूरोप से, अमेरिका से, रशिया से, चाइना से, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, ठीक है। तो हम अपना इकोनॉमी इन लोगों से जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रिसोर्सेज हमारे पास है, उस अगर हमें उसका यूज़ करना अच्छे से नहीं आता तो कोई और कर सकता है। उधर से कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, या क्रॉप्स को भी लेके, टेक्नोलॉजीज को लेके, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, एक इंटरडिपेंडेंस बना रहता है, और एक इंटरडिपेंडेंस बने रहने पे एक अच्छी बात क्या है ना, इससे वॉर्स काफ़ी कम होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो हमारे कंट्री की कुछ मेडिसिन है, अगर वो किसी एक्स कंट्री के पास जा रही है, तो अगर लड़ाई होगी तो ये सब जाना आना तो बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस, दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए, तो लड़ाइयाँ क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड टुवर्ड्स द ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन, यानी पूरे वर्ल्ड को हमें क्या करना है, जोड़ना है, इंटरडिपेंडेंस बना के रखना है और जोड़ के रखना है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, वॉर्स वगैरह कम होते हैं। चेंजेस क्या किए गए, हाई टेक्नोलॉजी, हाई इन्वेस्टमेंट इन प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। यानी कि कोई ऐसी इंडस्ट्रीज जो हमारे कंट्री के लिए सही है, उसमें ऑटोमेटिक परमिशन दिया गया कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 51% का हो सकता है। यानी सीधी सी बात है, मल्टीनेशनल कंपनी को बोला जा रहा है कि आप आइए, अपना सेटअप, इंडस्ट्रीज, बिजनेस जो सेटअप करना है भारत में आके कर सकते हैं। 5 ईयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाई गई 1992 से 97। गवर्नमेंट स्टेब्लिश फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ फ्रेमवर्क वगैरह तैयार किया कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड अब कैसा होगा। मॉडिफाइड द कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी 250% देखो हुआ करता था, उसको वो रिड्यूस करके 10% तक लेके आई 2000 के 7 और 8 के बजट में, ठीक है ना। 2007-8 के बजट में ये घटा के ये 10% तक लेके आए, ठीक है। सीधी सी बात है, मैंने आपको कुछ देर पहले ही एक बात बोली थी ना कि आप अगर ज्यादा किसी पे टैक्स लगाओगे तो आपके भी कंट्री से अगर कोई प्रोडक्ट वहां जा रहा है तो वो भी ज्यादा टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या है, लॉसेस जो वहां के कंज्यूमर्स है उनका लॉसेस ज्यादा होगा, ठीक है ना। सरकार का इससे फायदा हो सकता है, बट जो कंज्यूमर्स है उनका काफी लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज जिसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। और ये कहां से आया है, ग्लोबलाइजेशन से आया है। इसको समझते हैं थोड़ा साइड में। क्या बोला जा रहा है, जैसे मान लो ये अमेरिका है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ये इंडिया है। तो आपने बोला, मान लो यहाँ के कोई इकोनॉमिक्स टीचर हैं, उन्होंने कुछ होमवर्क वगैरह दिया, तो इस लड़के का हाथ टूट गया है, कुछ भी हुआ है, इसे होमवर्क करने का मन नहीं है। तो ये अपने दोस्त से बोल रहा है, भाई कितने में बना दोगे, तो वो बोल रहा है, मैं इंडियन रुपीज में ही बात कर रहा हूँ आपको समझने में ईजी हो, बोल रहा है भाई 2000 रुपये लूंगा तभी होमवर्क बनाऊंगा। तो उसने क्या बोला, अपने एक इंडियन दोस्त से बात की, तो इंडियन दोस्त बोल रहा है 500 रुपये भी देगा तो बना दूंगा। तो ये क्या हो रहा है, एक तो ग्लोबलाइजेशन, हमारी कंट्री उसकी कंट्री कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसका काम क्या है, अगर सस्ते में हो जा रहा है तो भारत से करवा ले रहा है,
अब यही चीज लागू होता है बिजनेस के लिए। एग्जाम्पल के लिए कोई काम है, जैसे मान लो सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ के जो डेवलपर हैं, ठीक है ना, यानी वो वहां के कोई लोग हैं, वो इस चीज को ठीक करेंगे अगर, तो वो मांग रहे हैं $2000, ठीक है ना, $2000 मांग रहे हैं वो, ठीक है। जो अगर 80 से मान लो तो लगभग 1,60,000 रुपये, यहाँ बोला जा रहा है कि 20,000 में ही कर देंगे। तो वो वहां करवाएगा कि यहाँ काम करवाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपये लग रहे हैं, यहाँ महंगा पड़ रहा है हमको, यहाँ सस्ता काम हो रहा है, तो यहाँ से मैं करवा लेता हूँ, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही क्या निकल के आया हमारे पास, एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हमने बोल दिया आउटसोर्सिंग, कि थर्ड पार्टी से काम करा लो, ठीक है। उसके पहले बता देता हूं कि आज के डेट में हर कुछ आउटसोर्स्ड हो गया है, ठीक है ना। और इस लेवल पे इंडिया में चीजें आउटसोर्स हो रही हैं कि छोटी सी छोटी चीज भी देखोगे ना, किसी का भी एग्जांपल देखोगे ना, उसमें सब कुछ आउटसोर्स्ड है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बैंक का। मान लो आपका बैंक है एसबीआई में, मान लो आपका अकाउंट है, आप जिस एटीएम में जा रहे हो, वो एटीएम की जो ये लैंड है वो किसी और की है, इस पे जो सेटअप बना हुआ है वो किसी और ने बनाया है, इसमें जो कार्ड आप दे रहे हो, रुपए का है या मास्टर का है, वो अलग कंपनी का है, इसमें जो एसी लगा हुआ है वो किसी और कंपनी का दिया हुआ है, इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है वो किसी अलग मतलब सिक्योरिटी एजेंसी से आया है, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो हर कुछ आउटसोर्स्ड है। एक ही पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन सारी चीज का टेंशन नहीं ले सकती, ठीक है ना। और मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा याद रखना हमेशा, ये जो मैंने बात बताई है ना, पैसा बचता है। एग्जाम्पल देता हूं, अगर ये सिक्योरिटी गार्ड एसबीआई का होगा, पर्टिकुलरली एसबीआई का होगा, तो सीधी सी बात है, ये क्या हो गया, ये एक गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी हो गया। अब गवर्नमेंट जॉब हो गया तो मिनिमम सैलरी जो होगी वो 20,000 होगी मिनिमम पर मंथ। धीरे धीरे इसका प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, डीए बढ़ेगा, कल होके ये 60,000 रुपये भी कमाएगा, 70,000 रुपये भी कमाएगा, और गवर्नमेंट के जितने अलाउंसेस होते हैं वो भी इसको मिलेंगे। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोला कि एक आदमी पे मेरे को लाख लाख रुपए खर्चे करना पड़ेंगे, तो मैं काम करता हूं, मैं किसी सिक्योरिटी एजेंसी से बात कर लेता हूं, 20,000 रुपये में मैं एक ही आदमी को जॉब दे पाऊंगा। एक काम करता हूं, 20,000 में मेरे को 5-5 के हजार से के हिसाब से 4 आदमी मिल गए, अब इसका ये 4 जगह काम हो जा रहा है। अच्छा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा इन पैसों वगैरह में, तो ये अपनी एजेंसी से बात करेंगे, ये एसबीआई के पास नहीं जाएंगे कि मैं एसबीआई में काम करता हूँ, क्योंकि आप एसबीआई के एम्प्लॉय नहीं है, आप उस एजेंसी के एम्प्लॉय है, उस एजेंसी ने आपको वहां पे डिप्लॉयड किया है ड्यूटी के लिए। समझ रहे हो? तो लगभग जिस भी सेक्टर में तुम घूम के देख लोगे ना, सब चीजें आउटसोर्स्ड हो रही हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें भी मतलब आउटसोर्स्ड है। नेक्स्ट है, इंडिया इज ए फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग फॉर मोस्ट ऑफ द एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इंडिया क्या है, एक फेवरेबल डेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लो वेज रेट है, सस्ते दर पे भी इंसान काम कर देंगे। दूसरा क्या है, स्किल्ड मैन पावर है। इंडिया में तुम सच में देखो, अगर अभी तो बहुत छोटे हो या भैया दीदी वगैरह इनसे पूछोगे, फ्रेंच चाहिए, फ्रेंच बोलने को लोग तैयार हैं, जर्मनी का लैंग्वेज बोलना है वो बोलने को तैयार हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, अमेरिकन क्लाइंट से वो बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, एक दो मेरे फ्रेंड काम करते हैं, वो फॉरेन क्लाइंट से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में उनका कोई भी क्वेरी आ रहा है, उन चीज़ों को दूर किया जा रहा है। इनफैक्ट तुम जैसे कैसे देखते हो यहाँ पे, जैसे तुमने क्रेडिट कार्ड लिया, अगर वो ड्यू जा रहा है, तुमने पेमेंट पे नहीं किया है, तो फोन कॉल्स वगैरह आते हैं। तो समझ लो ये जो इंडियंस है ना, ये अमेरिका को लोगों को फोन करके बोल रहे हैं कि भाई आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो ड्यू रह गया, आपको पे करना है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अगर ये काम, जो कंपनी ने ये काम हमें दिया है, अगर वो वहां के ही लोगों से करवाएंगे ना, तो वो ज्यादा सैलरी मांगेंगे, क्योंकि वहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। तो वो काम यहाँ क्या है, इंडिया में सस्ते में हो जाएगा, तो इंडिया के पीपल वो काम भी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो बहुत हाई लेवल पे आउटसोर्सिंग चल रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सम ऑफ द सर्विसेज आउटसोर्स टू इंडिया। क्या क्या सर्विसेज? जैसे वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, जैसे बीपीओ, कॉल सेंटर, अभी मैंने एग्जांपल दिया, रिकॉर्ड कीपिंग का काम, अकाउंटेंसी का काम, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, तो ये सब काम क्या करवाया जाता है, आउटसोर्स करवाया जाता है, इंडिया से करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यूटीओ,
यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम पहले क्या हुआ होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट बुलाते थे इसे, ठीक है। 1948 उस टाइम पे 23 कंट्रीज थी। उस टाइम काम क्या हुआ तो करता था, एडमिनिस्टर मल्टीलेटरल ट्रेड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में मल्टी लेवल पे ट्रेड हो, होता ना, एक कंट्री बहुत सारे कंट्री से ट्रेड करे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। कि अब जैसे देखो, डेवलप कंट्री तो डेवलप कंट्री है, वो डेवलप कहीं इसलिए जा रही है क्योंकि लिटरली वो डेवलप है, तो वो तो सारी चीजें इंडिया भेज देंगे, अच्छी बात है, लेकिन हमारी चीजों को तो आप खरीदोगे नहीं, तो हम अपनी चीज कहाँ बेचें। तो इसीलिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसी इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ठीक है। फिर डब्ल्यूटीओ बना 1995 में, 164 कंट्रीज ने साइन किया है, 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है, ठीक है। अब इसका डब्ल्यूटीओ का फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड है वो होते रहना चाहिए, कैसा, बायलेटरल भी हो, यानी जैसे मान लो इंडिया का और चाइना का, और मल्टीलेटरल हो, जैसे इंडिया का चाइना के साथ भी हो रहा है, रशिया के साथ भी, जर्मनी के साथ भी, फ्रांस के साथ भी। रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, चलो ये आगे समझाया हुआ है, देखो यहाँ टैरिफ नॉन टैरिफ है ना नीचे, तो ये मैं वहां बता दूंगा, फिलहाल समझ के रखो कि टैक्स से रिलेटेड जो भी बैरियर्स हैं उसको सब लोग, सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है, सब लोग रिमूव करके चलें, रिड्यूस करके चलें। रूल बेस्ड ट्रेड रिजीम, ठीक है ना, यानी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस कुछ बने हुए हैं, वो सबको प्रॉपर्ली फॉलो करने हैं। इंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, यानी हमारे वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम और अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो, यूज हो। इनलार्ज प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज, ट्रेड एंड सर्विसेज को काफ़ी इनलार्ज किया जाए, ऐसा ना हो कि कोई गरीब कंपनी है वहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी ना हो, अच्छे रिसोर्स ना हो, अच्छे सर्विसेज ना हो, तो हमें हर चीज़ को, चाहे वो गुड्स के माध्यम से हो या सर्विसेज के माध्यम से हो, उन सभी चीज़ों को बढ़ाना है, काफ़ी ब्रॉडली फैलाना है, ठीक है। बायलेटरल क्या ट्रेड होता है, ये मैंने अभी बताया, बिटवीन टू कंट्रीज। मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होगा, ट्रेड बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज। टैरिफ बैरियर क्या है, बैरियर विच आर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट, ठीक है ना, यानी जैसे बाहर से कोई सामान आ रहा है, ये 20 रुपए का सामान था, हमारी गवर्नमेंट ने 5 रुपए टैक्स लगा दिया, अब वो भारत में 25 रुपए में बिकेगा, इसको हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर, यानी टैक्स लगा के चीजों को महंगा करना, ठीक है, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या हुआ, यानी इसमें टैक्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, हम चीजों को रोक रहे हैं लेकिन टैक्स लगा के नहीं, इस बार हम कुछ बहाना दे रहे हैं, क्या, विच कैन स्लो और प्रिवेंट ट्रेड लाइक क्वालिटी स्टैंडर्ड, हम बोल रहे हैं कि आप जो क्वालिटी का चावल भेज रहे हैं हमारे देश के लोग नहीं खाते हैं, उन्हें आदत नहीं है, जैसे कोटा, कोटा फिक्स कर देना, इंपोर्ट लाइसेंस मांग रहे हैं, ठीक है, या फिर बोल दे रहे हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है ये, ठीक है ना, आप जो सामान भेज रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी डेटोरिएट करेगा, पोल्यूट करेगा, तो हम नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे करके भी चीज़ों को रोका जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज, ठीक है ना, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो फेवर में क्या क्या, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो उसका क्या हमें बेनिफिट दिखता है, उसके फेवर में जो पॉइंट्स हैं, और कुछ अगेंस्ट में होंगे। तो फर्स्ट क्या हुआ, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 1980 में देखा जाए तो 5.6%, 17-18 में देखा जाए तो 6.7%, और 18-19 में देखा जाए तो 7.2%, यानी हमारी जीडीपी इंक्रीज की है। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर से देखा जाए तो डिक्लाइन हुआ है, इंडस्ट्रियल में फ्लक्चुएशन, यानी कभी किसी साल ज़्यादा कभी किसी साल कम, सर्विस सेक्टर तो हमेशा हमारा शुरू से बढ़ता ही चला जा रहा है। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी हमारे कंट्री में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आया, पहले 1991 में देखा जाए तो $100 बिलियन, 2014-15 में देखा जाए तो $73.5 बिलियन है, ठीक है ना, मिलियन नहीं है, ये बिलियन है। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, पहले कितना होता था, $6 बिलियन, 2014-15 में $321 बिलियन। इसमें एक पॉइंट नहीं दिया है क्या मैंने, ठीक है, याद रखना ये, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा रिसीव करती है क्या, फॉरेक्स, रिसीव करती है क्या, फॉरेक्स। बोलोगे सर ऐसा क्यों, या कि क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो बात समझो, एक मैं इसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा फनी एग्जांपल है, जिस तरीके से ये भारत है, जिस तरीके से बिहार के लोग आपको पूरे भारत में मिल जाएंगे, उस तरीके से इंडिया के लोग पूरे वर्ल्ड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है,
अब देखो, मान लो इंडिया का लोग अमेरिका में भी रह रहा है, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, ब्रिटेन में भी, रशिया में भी, चाइना में भी, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया। तो ये तो अपने जैसे घर वाले को या उनका कोई सगा है, कोई जान पहचान वाला है जो इंडिया में रह रहा है, उनको पैसे भेजते होंगे। अब जो वहां पे वो कमा रहे हैं, जैसे यहाँ डॉलर कमा रहे हैं, यहाँ पे मान लो पॉन्ड्स कमा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो क्या है, रूबल कमा रहे हैं, तो ये सब तो वही करेंसी भेज रहे हैं, तो वो करेंसी हमारे आरबीआई के पास आता है। आरबीआई क्या करता है, जो भी उस हिसाब से रेट चल रहा होता है, वो रेट मतलब वो जो फॉरेक्स है उसको अपने पास रख लेती है, उसके बदले आपके अकाउंट में इंडियन रुपीज दे देती है। जैसे मान लो इसने मेरे को $50 भेजे, अब $50 गुना 80 कर दो, 8 5 40, 4,000 रुपीज हो गया। तो ये $50 आरबीआई रख लिया, बदले में 4,000 रुपये जो है वो मेरे अकाउंट में दिखा दिया। तो इंडिया के पास फॉरेक्स काफी ज्यादा आ जाता है, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज जिसको मैं बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं, क्या हुआ फिर, हमारे एक्सपोर्ट्स में काफी राइज हुआ, ठीक है ना, एक्सपोर्ट राइज हुए, जैसे ऑटो पार्ट्स के, इंजीनियरिंग गुड्स के, आईटी एंड टेक्सटाइल्स के। कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हमने, महंगाई को हमने कंट्रोल किया, पहले 17% हुआ करता था, फिर रिड्यूस करके हमने 5.848% पे हम ले आए, काफी रिड्यूस किया। इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो एलपीजी हम रिफॉर्म्स लेके आए तो उससे हमने प्राइवेट सेक्टर में काफी लिबरलाइज किया, लूज किया या रिमूव किया, ठीक है। जैसे लाइसेंस सिस्टम को हमने एबॉलिश कर दिया, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट वाले ये बिजनेस या ये इंडस्ट्री नहीं कर सकते, बैंक ओपन नहीं कर सकते, तो हर चीज में हमने छूट दी, जिससे चीजें काफी अच्छी हुई हैं और इंक्रीज हुई हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने का क्या क्या क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट क्या है, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये बात तो बिल्कुल सही है, हर साल आप देखोगे जीडीपी तो बढ़ते जा रही है, बट उस लेवल का, ठीक है ना, उस लेवल का हम इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, इसी को हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है ना, ये पढ़ोगे, ये भी एक आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसी को, इसलिए इंडिया इसका एक परफेक्ट एग्जांपल भी है। जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है भाई, जीडीपी का बढ़ना, वो तो हमारे कंट्री में बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से जॉब्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है, और इंडिया इसका एक अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाया, ठीक है ना। हम अब क्या कर रहे हैं, चीपर इंपोर्टेड गुड्स ला रहे हैं, जैसे चाइनीज गुड्स काफी आ गए हैं हमारे कंट्री में, और इसके वजह से हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड है वो क्या हो गया, काफी रिड्यूस हो गया। जैसे मैंने टॉय वाला वो एग्जांपल दिया था कि टॉय जो पहले इंडियन वाले लोग बनाते थे अब तो बनते ही नहीं है, अब जितने भी टॉयज हैं वो सब चाइना के मेड है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ठीक है ना, यानी जैसे पावर सेक्टर में, पावर सप्लाई के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफी कम हुआ। नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप कंट्रीज, ठीक है, तो इसके बारे में एक कहानी है, वो मैं बताऊंगा कुछ देर में आपको। नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप कंट्री में क्या हुआ, जैसे यूएसए क्या कर रहा है, उसने अपना कोटा रिमूव नहीं किया, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब इसके बारे में समझाता हूं तब समझ में आएगा। ये क्या है ना कि डब्ल्यूटीओ तो बोल रहा है कि भाई सब लोग आपस में बिना टैक्स के ट्रेड करो। अब इंडिया है, इंडिया कोई सामान मान लो भेज रहा है अमेरिका को, अब जैसे अच्छा ये हक दिया गया है ना कि अगर डेवलप कंट्री से कोई सामान आ रहा है ना तो उस पर तुम दबा के टैक्स लगा सकते हो, तुम्हें छूट है अगर तुम डेवलपिंग कंट्री हो तो इंडिया डेवलपिंग बोलता है अपने आप को। अच्छा मजेदार बात सुनोगे तो तुम्हें हंसी आएगी, शायद तुम्हें पता ना हो, इंडिया डेवलपिंग बोलता है ना तो साथ साथ एक और आदमी है जो डेवलपिंग बोलता है। कौन बोलता है भाई, चाइना बोलता है। चाइना भी अपने आप को बोलता है कि मैं डेवलपिंग नेशन हूं। अच्छा इंडिया क्या बोलता है कि हम डेवलपिंग क्यों हैं, तो बोलता है जीडीपी का बहाना नहीं देता है, इंडिया बोलता है हमें आजादी लिए तो 60-70 साल ही हुए हैं, तो हम अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होना था हमारा वो अच्छे से हो ही नहीं पाया। तो चाइना क्या बोलता है कि मुझे भी आजादी लिए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, इंडिया के आसपास तो मुझे भी आजादी मिली है, तो मैं भी अपने इंडस्ट्रीज को क्या नहीं कर पाया हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपने कंट्री में ला नहीं पाया हूँ। जबकि आप जान रहे हैं चाइना आज के डेट में अमेरिका को आंख दिखा दे, इस लेवल पे वो पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से कोई चीज आ रही है तो उस पर तो हम टैक्स लगा दे रहे हैं, ठीक है,
कोई 50 रुपए की चीज आ रही है, उस पर हमने 20 रुपए का टैक्स लगा दिया या 30 रुपए का भी लगा दिया है, ठीक है, सॉरी, तो इतना महंगा कर दिया, ठीक है, 80 रुपया हो गया। अब क्या है ना, हम अगर भेजेंगे ना तो ये 30 रुपए का टैक्स नहीं लगा सकता है, लेकिन इनको रोकना भी है क्योंकि हम तो टैक्स लगा के इनको रोकने का ही काम कर रहे हैं। तो ये क्या सीधा बहाना देते हैं ना कि तुम्हारा जो सामान है ना वो उतने अच्छे क्वालिटी का है ही नहीं, यानी हमारी पॉपुलेशन उसको यूज ही नहीं करेगी। नन टैरिफ बैरियर जो अभी पढ़ाया मैंने, ये लोग नन टैरिफ बैरियर का ज्यादा यूज करते हैं। ये यूज कर सकते हैं, टैरिफ वाला यूज नहीं कर सकते, यानी हमारा जो 50 रुपए वाला सामान है उस पर ये 30 रुपए टैक्स नहीं लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे 1-2 रुपए का टैक्स लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो इस वजह से तो ये बहुत बार यूज किया गया है, ये मैं पहले के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ, हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ कि ये पहले बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है। अमेरिका अपना कोटा रिमूव नहीं करता है और हमेशा ये नन टैरिफ बैरियर से रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, यानी एग्रीकल्चर पे हमने ध्यान ही नहीं दिया इस रिफॉर्म में। रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो था वो धीरे धीरे घटा ही है, जैसे इरिगेशन की फैसिलिटीज, पावर सप्लाई हो गया, मार्केट लिंकेज हो गया, ये सब में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। रिमूवल ऑफ सब्सिडी, जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी मिल रही थी वो रिमूव कर दी गई, अब इससे क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ रहे हो ना। ऐसे देखो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को सब्सिडी मिल रही थी, तो जो चीज वो 100 में बेचता वो 60 रुपए में ही बेच रहा था, क्योंकि बाद बाकी पैसा गवर्नमेंट दे रही थी। अब सब्सिडी खत्म, तो अब वो 60 का नहीं 100 का बेचेगा। अच्छा, अब कोई फार्मर है, पहले 60 का खरीद रहा था, तो मान लो वो 20 रुपए केजी सब्जी बेच रहा था, क्योंकि उसको फर्टिलाइजर 60 ही रुपए का पड़ रहा था। अब उसको फर्टिलाइजर अगर 60 रुपए का पड़ रहा है और 100 रुपए का पड़ रहा है, तो अब उसका जो बेचने का वो होगा वो मान लो 40 या 50 रुपया हो जाएगा, तो महंगी हो गई ना सब्जी हम लोग के लिए, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक और होता है फर्टिलाइजर का भी ना, बार बार, जैसे मान लो इस साल आपने 1 केजी फर्टिलाइजर डाला है और आपके खेत से 200 केजी का प्रोडक्शन हुआ है, तो अगले साल 1.1 केजी डालना होगा, ठीक है ना, तब जाके फिर अभी 200 ही केजी होगा, ये नहीं कि बढ़ जाएगा, क्योंकि उतने की आदत हो जाती है मिट्टी को। ऐसा जनरली देखा गया है, एकदम मैं कंफर्म तरीके से नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसा देखा गया है कि फर्टिलाइजर जो भी खाद है ना वो लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना, नहीं तो जो सेम प्रोडक्शन लेवल है उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके वजह से भी कॉस्ट, क्योंकि मैं पहले 1 केजी डाल रहा था, 200 केजी उग रहा था, अब 200 केजी उगाना है तो 1.1 केजी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, प्राइस राइस होगा। शिफ्ट टूवर्ड्स कैश क्रॉप, अब बहुत सारे लोग क्या हो गए, जो फार्मर्स होते थे, जमीन अगर ज़्यादा हो गया, HYV सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसे फूड ग्रेन्स उगाने लगे जो कैश क्रॉप है, ठीक है। तो लोगों का जो फार्मर्स का शिफ्टमेंट हुआ, यानी चेंज हुआ, वो फूड ग्रेन से क्या हो गया, कैश क्रॉप की तरफ हो गया, कि ऐसी चीज़ जिसमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है वो उगाओ, चाहे वो घर के लिए, जैसे अब नील तो नहीं चलती है, लेकिन मान लो जूट प्रोडक्शन करना है, जूट का डिमांड है, तो जूट का प्रोडक्शन करो भाई। अगर तुम्हारा नहीं बिका या तुमको अच्छे प्राइस नहीं मिले तो उसको तुम घर में रख के क्या करोगे, ठीक है। कैश क्रॉप में एक लॉस ये रहता है। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने फिक्स टारगेट किया कि हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, मैंने बताया था कुछ पार्ट को बेच देना है। तो 2014-15 में टारगेट करके 56,000 करोड़ बेचने का उन्होंने सोचा और अचीव हो पाया 34,500 करोड़, ठीक है। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, एक डेंजरस ट्रेंड, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी एंड आइटम्स ऑफ सुपीरियर कंजप्शन। मेरे ख्याल में अभी भी देश में उस टाइम तो पता नहीं क्या ही हो रहा होगा, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था 1991 में, बट अभी के टाइम पे तुम देखोगे कंज्यूमरिज्म और तेजी से, मतलब मैं बोलूँ बहुत तेजी से राइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये चीजें दिखाई जा रही हैं, ठीक है ना। आप लोगों के साथ बहुत तरीके का स्कैम होता है जो आप समझ नहीं पाते हो, तो उसमें यही है कि लग्जरी आइटम आपको सेल करवाना है, ठीक है ना। अब वो किसी भी तरीके से, जैसे मान लो मैं बोल दे रहा हूँ कि ये क्रीम है, ये लगाओगे तो तुम गोरे रहोगे हमेशा, ये लगाओगे तो फेस का जो एक्ने है वो हट जाएगा,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन मान लो अभी खाने को नहीं है, आपकी प्रॉपर सैलरी नहीं है, आपकी प्रॉपर जॉब नहीं है, आप अभी क्या बोल सकते हैं स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, उसमें आप ये सब चीज़ें थोड़ी देखोगे। अब तुम बोल रहे हो कि ये खाएंगे वो खाना जरूरी होता है, अब दाल रोटी का पहले व्यवस्था हो जाए, उसके बाद दिखी जाएगी आगे की चीज़ें, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन फिर भी अब क्या है ना कि पहले क्या होता था, जैसे तुम कॉन्सेप्ट समझो कि तुम मूवीज देख रहे हो, मूवीज में क्या है कि भाई 1 डेढ़ घंटे की मूवी है तो 20 मिनट का एडवर्टीजमेंट देखा, और एडवर्टीजमेंट भी छोटा छोटा, खत्म। अब क्या है, मान लो इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हो, अब जो भी तुम्हारे बॉडी में या फेस में कोई ऐसा अगर मान लो छोटा मोटा प्रॉब्लम भी है, अगर तुम एक बार देख रही है तो एल्गोरिदम वही है कि वही चीज बार बार दिखाएगा। अब वो चीज तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा कि नहीं यार, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ये बता रहे हैं ऐसे करने से, अब तुम ट्राई करना शुरू कर दोगे। एट द एंड चीजें वही हो रही है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है ना। आपको सेल कराना है वो कैसे भी करवा लेंगे, ठीक है। अब जैसे आईफोन, जैसे डिमांड सप्लाई अगर तुम पढ़ के आए होगे कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड घटना चाहिए, लेकिन आईफोन के केस में क्या है, जितना प्राइस बढ़ते जा रहा है उतना ही डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, तो इसको कहते हैं इग्नोरेंट होना, ठीक है ना। इग्नोरेंट होना, कि हम इग्नोरेंट इतना हो गया ना कि हम ये हिसाब ही नहीं लगा रहे कि सारे फीचर सारे क्वालिटीज अगर सेम ही है, फिर भी 30,000 प्राइस बढ़ के मिल रहा है तो हम क्यों लें। यही चीज तुम दुकान में सब्जी में करते हो, कि अगर कोई चीज 2 kg का, या मान लो 1 kg का दाम 10 रुपया है, तो तुम बोलते हो 5 kg लूंगा लेकिन 40 ही दूंगा, तुम बल्क में ले रहे हो, ऊपर से प्राइस रिड्यूस कर रहे हो, है ना। लेकिन वो चीज तुम यहाँ लग्जरी आइटम में नहीं करना चाहते हो, यहाँ तो तुम्हारा जो प्राइस है वो तुम दे के ही आते हो, ठीक है। तो ये सब थोड़ा दिमाग में रखना है। पहले के लोग को तुम पढ़ा लिखा कम समझो, लेकिन समझदार बहुत हैं वो। पुराने लोग से जितना मिलोगे, अपने मदर फादर जो भी हैं तुम्हारे, समझदारी का जो लेवल है ना उनका, उसको अभी की जो जनरेशन जितनी भी है वो मैच नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। उनको पता है कि उसका यूज कितना है, उसकी यूटिलिटी कितनी है ना। वो जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो फोन हो, एनीथिंग, कपड़े हो, उसकी यूटिलिटी कितनी है, ठीक है ना। आज भी जो मिडिल क्लास में देखोगे वो लोग कुछ कपड़े भी, अच्छे कपड़े जो है वो अच्छे प्राइस का पहनते हैं, और बाद बाकी सब ऐसे ही, ठीक है ना। तो उसके लिए वो कोई अच्छे क्लोथ के लिए तो वो शॉपिंग करने जाते हैं, साल में एक बार वो दुर्गा पूजा वगैरह आता है उसमें मस्त जाके खरीद लेता है, लेकिन बाद के टाइम पे के लिए वो कहीं से भी खरीद लेता है। तो बड़े तरीके से लेकिन अभी का है कि भाई हर चीज आंखों पे तुम्हें दिखाया जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, और चीजें सेल आउट करवाई जा रही है, ठीक है ना। तुम्हारे आंखों को कैप्चर किया जा रहा है, क्योंकि आंख कनेक्टेड है आपके ब्रेन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। तो एक्ट ऑफ रिमूविंग ए करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर, ठीक है ना। लीगल टेंडर का जो स्टेटस है अगर किसी का हटा लिया जाए, किसी भी करेंसी यूनिट का, तो उसको हम बोल देते हैं डीमोनेटाइजेशन, ठीक है ना। यानी अब वो मनी नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों, उसका जो लीगल टेंडर है वो हमने हटा दिया है। कब हुआ था हमारे कंट्री में, 8 नवंबर 2016, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीमोनेटाइज कर दिया 500 और 1000 के नोट्स को, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन क्यों जाता है, इसके फायदे क्या है, फीचर्स। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, यानी कभी भी किसी भी देश में अगर डीमोनेटाइजेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट का एजेंडा ये होता है ना, गवर्नमेंट जानती है कि काफी ज्यादा ब्लैक मनी को होल्ड करके रखा गया है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करना चाहती है कि अनअकाउंटेड वेल्थ जो है, अगर आप छुपा रखे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो आपको टैक्स देना होगा एट पेनल्टी रेट पे, ठीक है ना। अभी भी देखो, उस टाइम अगर 2016 में तुम लोग कितने साल के हो गए, अभी तो 12th में हो, अभी सभी लोग 17 साल के होंगे। फिर कब हुआ था, 2016 में हुआ था ना, 25 चल रहा है, 5 4 9 9 साल पहले। तुम बहुत छोटे हो गए, तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो हुआ था उस टाइम, बस ये याद रखो कि ऐसे समझो कि बोला गया था कि जो 4 करोड़ अगर आपके पास ब्लैक मनी है आप गवर्नमेंट को दे दीजिए, तो उसका 50% आपको लौटा दिया जाएगा, 50% गवर्नमेंट रख लेगी, पेनल्टी लग गया, ठीक है। इट हैज इंडिकेटेड दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड, यानी जिस गवर्नमेंट या जिस कंट्री में ये चीजें लाई जाती हैं डिमोनेटाइजेशन, वो यही बताना चाह रही है कि टैक्स की चोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे,
इट लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है ना। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब ही है बैंक्स वगैरह, यानी आप अपने पैसे बैंक्स वगैरह में रखें, चुपके से चुरा के अपने पास पैसे ज़्यादा ना रखें, वो ब्लैक मनी ही होता है। इट एम्स टू क्रिएट ए लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, यानी कैश, अच्छा तुम देखो मैं बता रहा हूँ बस एज अ क्या बोलते हैं वो एजुकेशनल कंटेंट के थ्रू मैं बस बता रहा हूँ, इसको गलत तरीके से ना लें। क्या हुआ कि ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, उसी के आसपास आप देखोगे ना, फोन पे एक बार जाके नेट पे सर्च करना, फोन पे या पेटीएम ये सब आए थे। अब लोगों ने इसकी आदत लगा दी। देखो मजेदार गेम है, बहुत लोग को अभी भी समझ में नहीं आता, ये जो बहुत समझदार है वो तो अलग तरीके से खेलते हैं। अब फोन पे है, पेटीएम है, अगर मुझे कुछ भी पे करना है कुछ भी पे करना है इससे फोन, तो मेरे किस में पैसा होना चाहिए? बैंक में। याद रखो जो ये इनकम टैक्स कटता है, कुछ भी जो भी है, ये कैसे गवर्नमेंट को पता चलता है? दो तरीके से। जैसे अब किसी भी जॉब में रहोगे आप, तो आपके बैंक में ही सैलरी जाती है। मान लो मैं कोई ऐसी नौकरी कर रहा हूँ, ऐसा जॉब कर रहा हूँ जहां मेरे को बैंक अकाउंट में पैसे नहीं मिल रहे, जैसे मान लो मेरे को 50,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कैश में। मान लो इस 50,000 को ना मैंने बैंक में डाला ही नहीं, मैं ऐसे ही हाथ से ही कैश से ही खर्चा कर रहा हूँ। अब गवर्नमेंट को क्या पता कि मान लो ये जो धीरज या डीजे सर जो हैं वो, उनके पास पैसे हैं कि नहीं हैं, कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कैश है ना, कैश गवर्नमेंट को थोड़ी दिखता है। गवर्नमेंट को दिखता है आपका बैंक का अकाउंट नंबर, उसमें कितने पैसे हैं वो दिख रहा है, ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है वो दिख रहा है, उसके हिसाब से टैक्स की चोरी आप करते हो कि नहीं। अगर आपके बैंक अकाउंट में दिख रहा है कि साल भर में आपने 12 लाख रुपए कमाए हैं और आपने टैक्स नहीं दिया, तो आप फंस जाओगे। लेकिन अगर ये 12 लाख रुपए आपने कमाए हैं लेकिन बैंक अकाउंट पे ये शो नहीं हो रहा है, आपने हर जगह यही जो 50,000 आपको सैलरी मिल रही है, आप जा जा के लेते जा रहे हो बस, और खर्च करते जा रहे हो, गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चलेगा। समझ आया? अब जैसे अभी भी अभी भी देखो, ठीक है चीज़ें ऑनलाइन हो गई, इंस्टाग्राम और ये सब ठीक है, अभी भी जाओगे ना बहुत जगह पे, गाँव में, बिहार में ही मैं बोल रहा हूँ, विलेज एरिया में चल जाओगे, मस्त बिजनेस बैठाया रखा है, कैश में काम होता है, कैश में प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो दी जा रही है, बात खत्म। कोई बैंक अकाउंट अकाउंट का कोई झंझट ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे बहुत हैं, वो पढ़े लिखे ज़्यादा समझदार है, बोलते हैं पेटीएम वेटीएम हम नहीं रखते हैं, खर्चा ज़्यादा लगता है, सामने वाला भी मान जाता है और उसको कैश में पेमेंट कर देता है, और कैश में ही अपना काम कर रहा है और ज़्यादा पैसे बना रहा है, कोई टैक्स नहीं दे रहा है, जीरो टैक्स। क्योंकि आप मेरी इनकम बताओगे तब ना हम टैक्स देंगे, हम तो कुछ कमा ही नहीं रहे, तो टैक्स क्या देंगे आपको? या झूठ बोल रहे हैं 20,000 रुपया कमा रहा है, 10,000 रुपया कमा रहे हैं, उस पर क्या टैक्स दें? समझ आया? इसीलिए क्या बनाया जा रहा है, लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी बनानी है, कि कैश जितना कम रहेगा। इसीलिए अभी देखोगे आरबीआई वगैरह ने, आरबीआई या जो भी कोई नेता वगैरह है, उन्होंने किया है, कुछ रूल्स वगैरह आए हैं अभी कि इतना ही आप घर में कैश रख सकते हो, इससे ज़्यादा कैश रख लो, या इससे ज़्यादा कैश तुम किसी रिश्तेदार को, शायद 20,000 है या 30,000, उससे ज़्यादा किसी को तुम कैश में पैसे भी दे रहे हो, वो भी गलत है, इलीगल है वो भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है कि कैश का लेन देन थोड़ा कम हो। बैंक में रहेगा तभी गवर्नमेंट को पता रहेगा, गवर्नमेंट टैक्स ले सकेगी, टैक्स की चोरी रुक सकेगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों से कि वो भी पढ़ सके। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय।